हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेन आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं। मेरे भाई, आज हम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। ऐसा कोई साल नहीं जिसमें ये गॉस की प्रमेय लिखने को ना आया हो और गॉस की प्रमेय पे आधारित दो एप्लीकेशन है वो ना आया हो। आज हम क्या करेंगे, इस वाले वीडियो में गॉस की प्रमेय लिखेंगे और गॉस की प्रमेय का सत्यापन करेंगे और गॉस की प्रमेय की सीमाएं क्या क्या होती हैं, ये सारी चीजें आज भाई मेरे भाई क्लियर करने वाले हैं। आज ये मैं आपका 3 नंबर फिक्स करने वाला हूं, 3 नंबर फिक्स करने वाला हूं। तो आइए सीधे बढ़ते हैं गॉस की प्रमेय में, जो हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीधे बढ़ते हैं गॉस की प्रमेय में। सीधे मेरे भाई गॉस की प्रमेय लिखना है। गॉस की प्रमेय या गॉस की प्रमेय कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम गॉस की प्रमेय का क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भाई, स्टेटमेंट। कि गॉस की प्रमेय है क्या, मैं एक एक पॉइंट आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट पहले लिखना है। स्टेटमेंट का मतलब कथन, कथन 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 कथन। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग कथन लिखेंगे। ठीक है, ठीक। कथन क्या है, मतलब ये प्रमेय कहती क्या है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं मेरे भाई, ये जो गॉस की प्रमेय है या केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है, खुले पृष्ठ के लिए लागू नहीं होती। इस बात को मैं इस वीडियो में प्रूव भी करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रमेय है क्या। तो देखो, हम कह सकते हैं इस प्रमेय के अनुसार या इस प्रमेयानुसार, हम बोलेंगे इस प्रमेय अनुसार। प्रमेय क्या है, ध्यान से समझिएगा। प्रमेय हमारी है कि किसी बंद पृष्ठ से, सुनना सुनना, मैं कलर भी चेंज कर दे रहा हूं। किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। फ्लक्स आप जानते हैं, फ्लक्स आप जानते हैं, फ्लक्स आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। कुल वैद्युत फ्लक्स आपका जो है वो है फाई ई ले लो या फाई ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित, क्या लिखते हैं, उसमें उपस्थित किसके, कुल आवेश, उसमें उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश को हम लिखेंगे क्यों इन, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा इसको भी। कुल आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही गाउस की, यही गाउस की प्रमेय कहलाती है, कहलाती है। ये हमारा क्या है भैया, स्टेटमेंट है। देखो ये लॉ है, एक प्रमेय है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे है एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा, एज इट इज आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, लिखना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अलग तरीके से उसको बना के लिखें, डजंट। अब आप देखो, पहले समझो क्या कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई यानी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, उसमें उपस्थित कुल आवेश। अब आप देखो समझो, हमारे पास का एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है प्रमेय, वो पृष्ठ कैसे भी आकृति का हो। हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, ये हम कह रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक बंद पृष्ठ में यहां पर एक आवेश रखा है। मैं कह रहा हूं यहां पर एक आवेश रखा है, क्यों 1। ठीक है, एक आवेश यहां रखा है, इसको मैं क्यों 2 बोल रहा हूं। एक आवेश यहां रखा है,
जिसको मैं Q3 का नाम दे रहा हूँ, एक आवेश यहाँ रखा है Q4। इस तरह से मैं कह रहा हूँ बहुत सारे आवेश क्या है इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित है, बहुत सारे आवेश। मैंने 4 ही आवेश दिखाया, इस बंद पृष्ठ के अंदर बहुत सारे आवेश क्या हैं मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ उपस्थित है। इस बंद पृष्ठ के अंदर बहुत सारे आवेश क्या हैं, मैं कह रहा हूँ उपस्थित हैं। ठीक है सर। तो हम कह रहे हैं इस बंद पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश हैं उन सभी आवेशों का योग और बटे एप्सिलॉन नॉट ही क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहलाती है। ही क्या कहलाती है, गॉस की प्रमेय कहलाती है। तो देखो हम इसे लिखेंगे कैसे, ये जो फाई है, फाई ई वैद्युत फ्लक्स, अब ये क्या है सिग्मा, भाई सभी आवेशों को योग करेंगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एंड सो ऑन, बहुत सारे आवेश लिए जा सकते हैं। इन सभी आवेशों का योग बटे, इन सभी आवेशों का योग बटे क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। यही होता है हमारा क्या है गॉस की प्रमेय। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फाई ई, ये समेसन है, ये जो सभी आवेशों का योग है उसको हम एक शब्द में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे क्यों इन। इन का मतलब है बंद पृष्ठ के अंदर का आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट आपका ऐसे बरकरार रहेगा। ये फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, ये फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे भाई, ये जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। अब इसको हम क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए भी लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा फार्मूला, ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई फार्मूला हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा गॉस की प्रमेय का फार्मूला। तो देखो मेरे भाई मैं आपको बताऊं, जब भी आपके पास गॉस की प्रमेय लिखने के लिए आएगी तो आप एक बात ध्यान देंगे मेरे भाई, क्या एक बात आप ध्यान देंगे, या तो आप सीधे सीधे गॉस की प्रमेय के स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है, उतना भी चाहिए। अगर एक नंबर में आया है तो आपने ये वाला शब्द लिख दिया कि फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, या क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इतना भी लिख दिया आपको एक नंबर मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने आवेश आपको दिखा दिया है, हमने आपको क्या कर दिया है आवेश दिखा दिया है। ठीक है, आई होप यू क्लियर कि बंद पृष्ठ के अंदर का जो आवेश है उसमें उपस्थित कुल फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या क्या है गुजरेंगी इस बंद पृष्ठ से, उसमें उपस्थित आवेश का एक बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होती है। ये स्टेटमेंट लिखने के लिए आएगा। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, गॉस की प्रमेय का क्या करेंगे सत्यापन करेंगे, गॉस की प्रमेय का हम लोग क्या करेंगे सत्यापन करेंगे। आइए तो डेरिवेशन करते हैं अगले वाले टॉपिक में, लिखने के लिए आएगा तो इतना लिख देना है, डेरिवेशन भी आता है इसका, इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम, डेरिवेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। हम कह सकते हैं इसको हिंदी में गॉस की प्रमेय का सत्यापन, गॉस की प्रमेय का क्या है ये सत्यापन करेंगे। ठीक है मेरे भाई, हम लोग क्या करने वाले हैं गॉस की प्रमेय का सत्यापन। तो सबसे पहले हमने बताया था कि यह प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है, तो बंद पृष्ठ आप किसी भी आकृति को ले सकते हो, में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम बंद पृष्ठ के नाम पर हम क्या ले रहे हैं मेरे भाई, एक सर्कल ले रहे हैं जो कि ज्यादा आसान है बताने में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे पास यहाँ पे क्या है एक सर्कल है, देखिए आप, ठीक है, एक बंद पृष्ठ है जिस पर यहाँ पर क्या है एक प्लस क्यू आवेश स्थित है इस बिंदु पर, और यहां से इसकी जो दूरी है, यहां से जो इसकी दूरी है वो मैं कह रहा हूं कितना है स्मॉल आर। ये एक छोटा सा पृष्ठ है, ये छोटा सा एक पृष्ठ है, क्या है छोटा सा एक पृष्ठ लिया जा रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, इस छोटे से पृष्ठ का हम क्या निकालेंगे फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे इसमें।
तो सबसे पहले इस बड़े भाग गोले का जो क्षेत्रफल है वो ए मान लिया, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, स्मॉल पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा भाई डी ए होगा। अगर पूरे गोले का क्षेत्रफल ए है तो छोटे से भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, डी ए होगा, स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया, है ना। देखो तो एक चीज हमें मेरे भाई अच्छे से पता है क्या, कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो धनावेश से क्या होता है, दूर होता है। तो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो धनावेश से क्या है, दूर है। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा बताई जाती है वो धनावेश से दूर है। जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है वो पृष्ठ के लंबवत हम कह रहे हैं, जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है पृष्ठ के लंबवत, जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है डी ए, पृष्ठ के लंबवत थीटा एंगल पर, मतलब वैद्युत क्षेत्र के साथ ये कह सकते हो थीटा एंगल पर है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा एंगल बनाते हुए है। ठीक है, यहां पर एक बिंदु हम कह रहे हैं यहाँ पे P है, यहाँ पर एक बिंदु क्या है, P है, और यहाँ पर एक बिंदु है O। O से P तक की दूरी हमें क्या दिख रही है, R दिख रही है। तो हमें क्या एक शंकु निर्माण दिख रहा है, एक शंकु का निर्माण होते हुए दिख रहा है। ये सॉरी, और अच्छे से बनाते हैं इसको। हमें क्या एक शंकु बनते हुए दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, और त्रिज्या हमारी आपको दिख रही है भाई कितनी है, मैं थोड़ा सा इसको और सही कर दूं त्रिज्या को। त्रिज्या हमारी क्या है, आर है। ओ से पी तक की दूरी हमारी क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, और क्षेत्रफल सदिश हमारा डीए है, और उसी भाग से कितने फ्लक्स निकलेंगे वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप तो 3-4 लाइन आप लिख सकते हो चित्र के बारे में। इस छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल है, इस छोटे से भाग का अगर हम क्षेत्रफल बताएं तो ये है आपका डी ए। कितना है, डी ए। ठीक है, और पूरे भाग का क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना, थोड़ा सा मान सकते हैं, माना कोई प्लस क्यों आवेश, कोई प्लस क्यों आवेश बिंदु ओ पर रखा है। देखो चित्र के बारे में भाई आपको अपने से लिखना होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, कोई सा भी जो चीजें आप बनाए वही लिख दो। तो हमने कहा माना कोई प्लस क्यों आवेश बिंदु ओ पर रखा है, जिसमें ओ से पी तक की, पी तक की दूरी या ओपी के बीच की दूरी, ओ से पी तक की दूरी स्मॉल आर है। पृष्ठ के, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ई एक समान है, एक समान है, समान, ये बात कर सकते हैं। तो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र ना हर एक बिंदु पर कहीं भी आप निकालोगे, हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमारा कैसा है, समान है। ठीक है सर, अब हमें क्या करना है भाई, किसके कारण फ्लक्स निकालना है, अल्पांश वैद्युत, अल्पांश क्षेत्रफल के कारण। इस छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लेते हैं तो मेरे भाई, हम अगर छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो पूरे हमें बंद पृष्ठ का निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, उसका समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। पूरे पार्ट का वैद्युत क्षेत्र आपके चरणों में होगा, यानी पूरे पार्ट का जो फ्लक्स होगा वो आपके चरणों में होगा। ठीक है सर, एक समान है। तो हम यहां लिखेंगे क्या, अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, डीए के कारण, अल्पांश क्षेत्रफल से लिखो, अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला, वाला तो लिखा ही नहीं यार, वाला तुम अरे यार, वाला बीच में लिख देते।
अल्पांश क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स। अब फ्लक्सों की संख्या निकालने का जो फार्मूला है भैया, फ्लक्सों की संख्या निकालने का जो फार्मूला है वो होता है फाई। फाइव ई बराबर होता है ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। ये फ्लक्सों की संख्या निकालने का फार्मूला, मतलब उस छोटे से पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। लेकिन सर एक बात है, छोटे से पृष्ठ का फ्लक्स निकालना है तो आपको डीए लिखना होने, डीई लिखना होना चाहिए, डी लिखना चाहिए, यस। छोटे से पार्ट का फ्लक्स निकालना है, पूरे पार्ट का फ्लक्स फाई होगा, छोटे से पार्ट का फ्लक्स जो है डी फाई ई होगा, बराबर ई डॉट डी ए। अब यहां पे देखो, अब ई डॉट डी बराबर क्या होता है, ईडीए कास थीटा। जैसे आपने डाटा प्रोडक्ट पढ़ रखा है मेरे भाई कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, साइमेंटसली ई डॉट डी ए बराबर क्या होगा, ईडीए कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा ई डी ए, उसको हम परिमाण में लिख रहे हैं ए डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, ई और डीए के बीच का क्या है, कोण है। सही है सर। अब चूंकि एक बात हमें पता है, क्या क्या सर पता है आपको, अरे यही बात पता है, क्योंकि अब हमें एक बात पता है, अब यहाँ पे जो ये बिंदु है ना, इस बिंदु पर, इस पी बिंदु पर कौन सा आवेश होता है, परीक्षण आवेश होता है, जिसको क्यू नॉट बोलते हैं। तो हमें एक से इस चैप्टर में पढ़ाया गया है कि किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ई बराबर जो है, इसी बिंदु पर के बराबर, ई बराबर क्या होता है, के क्यू बटे क्या होता है, आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ई के स्थान पे ये वाला मान हम भर देते हैं। जैसे ही हम भरेंगे यहाँ पे पाई ई बराबर, ये हो जाएगा क्या, के क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। डी ए कॉस थीटा, यहां से भैया जो ई है ना, वैद्युत क्षेत्र ई का मान रख दिया गया है, तो डी फाई बराबर हम लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, डी ए कॉस थीटा बटे क्या होता है, आर स्क्वायर। ये लिख सकता हूँ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, यस सर ये लिख सकते हो आप, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, यस, आर को मैंने नीचे कर दिया, ठीक है। ये क्या मैं ये लिख सकता हूँ, अब डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर क्या है, ये है घन कोण। क्या है ये, घन कोण। क्या होता है, घन कोण। ये देखो घन कोण है, ये घन कोण आपका डी ओमेगा। देखो ये छोटा सा जो पार्ट है ये, उसका जो मान होता है वो डी ओमेगा होता है। पूरे पार्ट का जो घन कोण होता है वो ओमेगा होता है, पूरे गोले का घन कोण ओमेगा वो होता है 4 पाई। लेकिन छोटे से भाग का जो घन कोण होता है वो होता है डी ए cos थीटा बाई आर स्क्वायर। क्यों डी ए लिया जा रहा है, cos थीटा क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ए और डी ए के बीच का कोण बन रहा है, यहाँ ई डी ए cos थीटा। एक्चुअल में जो घन कोण होता है, ध्यान से यहाँ थोड़ा सा समझ लिए, जो घन कोण होता है वो हमारा डी ए अपान क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर होता है। लेकिन थीटा एंगल है तो ये हो जाएगा डी ए cos थीटा। ये छोटे से भाग का क्षेत्रफल है, हमको पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, सॉरी पूरे भाग का घन कोण निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ओमेगा और इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, छोटे से भाग का समाकलन कर देंगे। छोटे से भाग का समाकलन करेंगे मेरे भाई, छोटे से भाग का जब समाकलन करेंगे तो इसका जो घन कोण है, ये जो समाकलन है ना, ये होता है 4 पाई, 4 पाई। या फिर आप ऐसे कह लो मेरे भाई, ये है सर, हम तो यहाँ पे ये मान रखना चाहते हैं, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर क्लोज इंटीग्रल। ठीक है, आपने ये लिख दिया। थीटा क्या हो, 0 हो, तो ये बनेगा क्या होगा, 1/8 तो बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या अंदर, डी ए। और डी ए का जो समाकलन है वो क्या होगा, ए, ए होगा। और 1/आर स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा ये। तो हमें भैया इतना नहीं करना है, समझो आप मेरे भाई, हमें इतना नहीं करना है, हमें सिर्फ ये बातें याद रखना है कि जो संपूर्ण घन कोण होता है 11th में पढ़ाया गया, वो होता है 4 पाई, किसके बराबर होता है, 4 पाई के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं मेरे भाई कि डी फाई ई बराबर के क्यू इंटू है, ये डी ओमेगा है, क्या है, डी ओमेगा, छोटे से भाग का क्या है, घन कोण है, डी ए cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई,
अब यहाँ पे, अब ये छोटे से भाग का घनकोण है, लेकिन हमें क्या करना, पूरे भाग का यानी पूरे गोले का, पूरे बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, मतलब क्षेत्रफल चाहिए, घनकोण चाहिए, फ्लक्स चाहिए पूरे भाग का। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं मेरे भाई, इसका हम कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन यहाँ लग जाएगा, ये लगा दिया हमने क्लोज इंटीग्रल। क्या लगा दिया, क्लोज इंटीग्रल। क्लोज इसलिए लगा दिया, बीच में लूप इसलिए लगा दिया क्योंकि यह प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है, बस यह प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। तो अब यहाँ पे डी फाई का समाकलन आपको सबको अच्छे से पता है कि भैया क्या होगा, केवल फाई। यहाँ पे के क्यों आपका ऐसे बरकरार है, और यहाँ पे ध्यान से सुनना, अब ध्यान से मेरे भाई सुनना, ध्यान से सुनना है आपको। यहाँ पर क्या है कि क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा, डी ओमेगा छोटे पार्ट का घनकोण है, क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा पूरे पार्ट का घनकोण है। अब पूरे पार्ट का जो घनकोण है मैंने कितना बताया आपको, 4 पाई। तो यहाँ पर आप रख देंगे मेरे भाई 4 पाई। कितना रख देंगे, 4 पाई। अब एक बात मैंने आपको बता रखा है, थोड़ा साइड में हम यहीं पे कर दे रहे हैं इसको, इस साइड में दिखा दे रहे हैं, आप नीचे इसके करना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पाई आ रहा है, के का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। के का मान यही तो होता है भाई, के का मान यही तो होता है, और इंटू अपना क्यों है इंटू 4 पाई है वो है। अब 4 पाई से 4 पाई क्या हो रहा है, क्या कटते हुए दिख रहा है, 4 पाई से 4 पाई कट गया। तो जो फाई बराबर हमारे पास आ रहा है वो क्यों बटे क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट आ रहा है कि नहीं, क्यों बटे क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट आ रहा है कि नहीं। यही तो सर हमारी गॉस की प्रमेय है, यही तो हमारी क्या है, गॉस की प्रमेय है, यही तो हमारी क्या है, गॉस की प्रमेय। ये इस तरह से गॉस की प्रमेय का सत्यापन करना है मेरे भाई। तुम्हें एक चीज यहां पर याद करनी होगी, जो क्लासेस में आपको बताएगी कि डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर का होता है डी ओमेगा, छोटे से भाग का घन कोण है, लेकिन पूरे भाग का घन कोण निकालना है, तो मैंने उसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, अवकलन कर दिया। इस बात को आप ध्यान देंगे। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे भाई कि फाई ई बराबर होता है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, दोनों एक ही बात है, फाई ई और क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए दोनों एक ही बात है। इसके बराबर लिख सकता हूं क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट। ये वाली बात भी आपकी सही है, ये वाली बात भी आपकी सही है। तो आप इस तरह से लिख दो, चाहे ऊपर की तरह लिख दो चाहे नीचे की तरह, दोनों के दोनों मेरे भाई आपके 100% सही हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको नहीं लिखना है, ये वाला पार्ट आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए था, इसको नहीं लिखना है, नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है मेरे भाई, क्या याद रहेगा, बस ये सिर्फ आपके याद करने वाली चीज है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और कैसे आएगा मैंने एक बार हल्के से आपको इसको दिखा भी दिया है, और कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है इसको हटा भी सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको हटा ही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक। ये इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, छोटे से पार्ट का यानी कि छोटे से पार्ट का हम घनकोण दिखा के बड़े से पार्ट के घनकोण निकाल के, और हम गॉस की प्रमेय को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। मेरे भाई अब मैं तुम्हें सिखाने चल रहा हूँ ये कि गॉस की प्रमेय किन किन बातों पर लागू होती है, ऐसे हर जगह नहीं लगा देना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, गॉस की प्रमेय की सीमाएं। गॉस की प्रमेय की सीमाएं सुबह के बचने वाले हैं, छह, छह बज चुके हैं, बजने वाले नहीं है मेरे भाई। तो आइए देखते हैं गॉस की प्रमेय, देख लेते हैं। गॉस की प्रमेय तो देख लिया मैंने, सीमा देख लेते हैं। गॉस की प्रमेय या गाउस की प्रमेय है ना, गाउस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय की सीमाएं, मतलब हर जगह ये नहीं लगा देना है, ये प्रमेय हर जगह आपको नहीं लगाना है, सोच समझ के लगाना है, ऐसे हर जगह ये प्रमेय नहीं लागू होती। ठीक है मेरे भाई, अच्छा सर, ये ये प्रमेय हर जगह नहीं लागू होती, तो आपको ध्यान देना है कहाँ कहाँ लगेगी, मैं लिख दे रहा हूँ। पहली बात ये है इस प्रमेय की, पहली बात, यह प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है, लिख लो, यह प्रमेय
केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू है। यह प्रमेय केवल किसके लिए? बंद पृष्ठ के लिए लागू है। इस बंद पृष्ठ को इस बंद पृष्ठ को उस बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। उस बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। कौन से पृष्ठ कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। पहली चीज है इसकी सीमाएं। बाय द वे कभी आ जाए तो लिखना है, अन्यथा कोई बात है ही नहीं। दूसरी क्या है कि यह प्रमेय बंद पृष्ठ की आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करती। लिख देंगे। अभी जैसे मैंने बताया ना, आकृति आप किसी भी प्रकार की ले सकते हैं। यह प्रमेय बंद पृष्ठ यह प्रमेय बंद पृष्ठ की आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करती। निर्भर नहीं करती है। देखो कैसे? देखो भाई, मेरे पास आकृति किसी भी प्रकार की हो, चाहे जैसी आकृति हो, इस तरह से आकृति, अगर यहाँ पर कोई आवेश है तो उस पर जो फ्लक्स है ना, वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ही होता है। ठीक है। अगर आपकी गोल आकृति है, इस पर कोई आवेश रखा है, तो उस पर भी जो फ्लक्स है ना, वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ही होता है। तो आकृति पे डिपेंड नहीं करेगा, आकृति आपकी कोई सी भी हो, लेकिन स्वेच्छ आकृति होनी चाहिए। ठीक है। चलिए आइए हम तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं मेरे भाई। तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या है कि यह प्रमेय यह प्रमेय यह प्रमेय सॉरी यह प्रमेय सॉरी यह प्रमेय बंद पृष्ठ के भीतर यह प्रमेय बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित उपस्थित बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश की स्थिति एवं गति पर निर्भर नहीं करती नहीं करती है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि अगर कोई आपके पास बंद पृष्ठ है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आवेश क्या हो, सेंटर पर ही स्थित हो। आवेश वो कहीं भी उपस्थित हो सकता है, किसी भी कोने पर, बस बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो उस पर जो हमारा फ्लक्स है ना, वो क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होता है। अगर इस बंद पृष्ठ के अंदर चाहे आवेश गति ही करता रहे, तब भी फ्लक्स का मान क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो यही प्रमेय करेगी। यह प्रमेय बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश की स्थिति एवं गति पर निर्भर नहीं करता। तो चाहे आवेश बंद पृष्ठ के अंदर गति करता हो, चाहे किसी कोने पर स्थित हो बंद पृष्ठ के, पाई का मान क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा, यानी गॉस की प्रमेय नहीं बदलेगी। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट यहां मैं लिख दे रहा हूं। चौथा पॉइंट ये, दो चार पॉइंट और है, बस सुन लीजिए चाहे। चौथा पॉइंट ये है मेरे भाई कि यह प्रमेय वायु निर्वात या माध्यम दोनों के लिए काम करती है। यह प्रमेय लिख देते, यह प्रमेय वायु या निर्वात तथा
माध्यम दोनों में लागू होती है। ये एक और पांचवा आप लिख सकते हैं, मैं पांचवा बोल दे रहा हूँ। यह प्रमेय उन्हीं क्षेत्रों में लागू होती है जिसमें कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लागू होता है। ये पांचवा आप लिख लो। यह प्रमेय उन्हीं क्षेत्रों में लागू होती है जिसमें कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लागू होता है या पालन करता है। ठीक है। अब मैं तुम्हें एक लास्ट टॉपिक बताने वाला हूं मेरे भाई। क्या एक लास्ट टॉपिक क्या बताने वाला हूं कि गॉस की प्रमेय, जैसे हमने बताया है कि भैया यह प्रमेय गॉस बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। ठीक है सर, लागू होती है, मैं मानता हूं। अगर कोई आवेश बंद पृष्ठ के बाहर रखा हो तो क्या ये प्रमेय लागू होगी या नहीं होगी? तो आइए उसी को देखते हैं। आइए हम क्या करते हैं, उसी को देखते हैं। आइए अब देख लेते हैं। पॉइंट है, पॉइंट बता के आप बता दिया जा रहा है। यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित हो तब देखो ये प्रमेय लागू होती है कि नहीं। तो देखो हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। हमारे पास ये है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूं मेरे भाई कि यहाँ पर मेरे पास एक आवेश रखा है, ठीक है। क्यों? ठीक है। यहां से फ्लक्स गुजर रहे हैं, ध्यान से सुनो। पहले थोड़ा सा फिगर बना दूं। यहाँ गया और एक यहाँ, फ्लक्स यहाँ से गुजर रहे हैं। ठीक है सर। यहाँ पे दो पृष्ठ बन रही है, आप ध्यान से देख पा रहे हैं। एक पृष्ठ तो ये, और सॉरी, एक पृष्ठ तो ये, एक, और ये पृष्ठ अपनी ये बन रही है। ठीक है, क्या आपको दिख रहा है? यस सर। यहाँ से ये ऐसे बाहर जा रहा है, यहाँ से ये ऐसे बाहर जा। तो आपको एक बात पता है, अगर नहीं पता है तो आप ध्यान से सुने। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। इन वैद्युत फ्लक्स आपका दो प्रकार का होता है। अगर कोई वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर आ रहा है, पृष्ठ पर आ रहा है, तो वो ऋणात्मक फ्लक्स होता है। अगर कोई फ्लक्स पृष्ठ को छोड़कर जा रहा है, वो धनात्मक फ्लक्स होता है। अब यहाँ पे देखो, इस वाले, इसका जो क्षेत्रफल है, इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल हम कह रहे हैं, इस वाले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसको हम बोल रहे हैं dA1 भी बोल दे रहे हैं। dA1 छोटे से भाग का क्षेत्रफल। और इस वाले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, तो थोड़ा सा हम एक मिनट भर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और पृष्ठ भरी भरी सी लगे, ठीक है। ये, ठीक। तो ये जो है पृष्ठ है, इसका जो क्षेत्रफल है हम कह रहे हैं वो dA2 है। दो पृष्ठ है, कितनी है मेरे पास? दो पृष्ठ है। तो देखो यहां पर ध्यान से देखें, अगर आप यहाँ पर पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं क्या है? आ रही हैं, तो फ्लक्स कैसे होगा? ऋणात्मक होगा। तो हम यहाँ कहेंगे, कह सकते हैं कि dA1 पृष्ठ से गुजरने वाला गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स निकालेंगे तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे phi1। क्या बोलेंगे? phi1। और ये क्या होगा? पूरा प्रोसेस नहीं लिखना है, अभी अभी हमने बताया था कितना होता है, के क्यू, छोटे से पार्ट का जो क्या होगा अपना, छोटे से पार्ट का घन कोण डी ओमेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर ये कैसा होगा? देखो यहाँ पे ये वाली लाइन यूज किया है मैंने, और ये वाली लाइन, ये वाली, ये वाली लाइन, ठीक है। ये लाइन मैंने यूज किया। आप पूरा भी कर सकते हैं, तो हमें तो सिर्फ बताना है कि क्या जीरो होगा या फ्लक्स काम या फिर गॉस के प्रमेय लागू होगी कि नहीं अगर कोई आवेश बाहर रखा है। तो देखो, तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा। फ्लक्स क्यों होगा? माइनस होगा क्योंकि पृष्ठ पर प्रकाश, जो पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, पृष्ठ पर आ रही हैं, तो ये ऋणात्मक होती हैं। ठीक है सर। इसी प्रकार A2 पृष्ठ से
पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स यानी हो जाएगा हमारा पाई टू। वो होगा क्या, अब देखो यहाँ पे पृष्ठ पृष्ठ यहाँ से देखो, इस वाले पृष्ठ से बाहर निकल रही है, इस वाले पृष्ठ से क्या हो रही है, बाहर। बाहर के लिए कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव। तो के क्यों हमारा इंटीग्रेशन डी ओमेगा पॉजिटिव, या इंटीग्रेशन लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या करें, अब हम दो पृष्ठ से गुजर रहा है फ्लक्स, कुल फ्लक्स निकाल लेते हैं। कुल फ्लक्स क्या होगा, कुल फ्लक्स यानी कि हो जाएगा फाई वन प्लस फाई टू, मान रख देते हैं। इसका मान के क्यों इंटू क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा, इसका मान प्लस में हो जाएगा के क्यों क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा। क्या ये इससे कट जा रहा है पूरा, यस कट जा रहा है। यहाँ पे फाई कितना आ गया, जीरो। फाई कितना आ गया, जीरो आ गया। तो मेरे भाई मैं क्या सिखाया कि अगर कोई बंद पृष्ठ के बाहर आवेश रख दिया जा रहा है, उस पर गॉस की प्रमेय नहीं लागू होगी, क्योंकि गॉस की प्रमेय जो फ्लक्सों की जो संख्या है वो जीरो हो जा रही है। यहाँ पर गॉस की प्रमेय अप्लाई नहीं होगी। तो गॉस की प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए मेरे भाई लागू होती है। आई होप यू क्लियर। मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको जिस टॉपिक पे वीडियो बनवाना है आप उस टॉपिक का कमेंट करें, मैं आपको अगले वीडियो में वो टॉपिक लेके आऊंगा। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।